अलील, रिसेसिव, जीनोटाइप, फेनोटाइप, कितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ना ये, आपको भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सारे कीवर्ड्स जो भी हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। और बेटा चैप्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर का ना जो मेन टॉपिक है वही होते हैं कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स आते हैं तो आपका 80% चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेक्चर है हमारा, ये जो वीडियो है बहुत छोटा सा होने वाला है, उन बच्चों के लिए भी है जो पढ़ चुके हैं, ये जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम क्यों? क्योंकि इसके बाद तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ने की, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक वर्ड को ना एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में समझने वाले हैं हम। इतने प्यारे प्यारे एग्जांपल्स में लेके आई हूँ यहाँ पे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ की टर्म्स पढ़ने हैं, इंपोर्टेंट वर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी नाम है, थोड़ी सी आवाज ना थोड़ी सी अलग आएगी क्योंकि तबीयत खराब चल रही है अभी 2 दिन से, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि ये जो हेरिडिटी चैप्टर है ये पूरा एक जेनेटिक्स का पार्ट है, और जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का पार्ट है। तो जो बच्चे जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, जिनको पीसीबी लेनी है या फिर जिनको पीसीएमबी लेनी है, लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे बच्चों ने पीसीएमबी भी ली थी, तो उनके लिए बहुत काम का है क्योंकि उनको 12th में दोबारा से पूरी जेनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो समझते हैं भाई सबसे पहली बात तो कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स का मतलब है ये ब्रांच है बायोलॉजी की ही ब्रांच है, जैसे बायोलॉजी है उसके अंदर आता है जेनेटिक्स, ठीक है। और उसका ना 1% पढ़ रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1%, बहुत बड़ी है जेनेटिक्स वैसे और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जो किसके बारे में पढ़ाती है? हमें हेरिडिटी के बारे में एंड वेरिएशंस के बारे में। लेकिन हमें तो मैम नहीं पता कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। हम एक चीज पढ़ेंगे, अगले पे चलेंगे और वो अगली चीज वही होगी जो आपका डाउट होगा, ठीक है। अब समझो, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमें नहीं पता हेरिडिटी क्या होता है। तो देखो हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब है आपके पेरेंट्स से आपके अंदर क्या आए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ना अपने फादर जैसी हूँ, मतलब मैं अपनी मदर पे नहीं गई, मैं अपने फादर पे गई हूँ। कैसे? मेरे नेल्स जो है ना एग्जैक्टली सेम मेरे पापा पे गए हैं, ठीक है। मेरे जो हेयर्स है ना एग्जैक्टली सेम मैं अपने पापा पे गई हूँ। ऐसे ही आप भी खुद को देख के पता लगा सकते होगे, है ना, कि आप अपने फादर पे गए या मदर पे गए हो। तो बेटा मेरे अंदर मेरे पापा से जो प्रॉपर्टीज आई हैं वो क्या हुई? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? द पासिंग ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट मतलब मेरे फादर से मेरे अंदर ऑफस्प्रिंग में कुछ प्रॉपर्टीज आ गई और इस चीज को हमने क्या बोल दिया? हेरिडिटी। अभी तक हमने 2 इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं। सबसे पहला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्पेशली हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। और वेरिएशन का मतलब हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन में समझ लिया था, क्या होता है? चेंजेस, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या ही करना है, इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ के पेपर में थोड़ी आते हैं, बेटा पेपर में आते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में 4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीवाईक्यू है, इसी से रिलेटेड। अगली चीज पढ़ेंगे ट्रेड्स क्या होते हैं। समझो भाई ट्रेड क्या होते हैं। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऐसे कैरेक्टर जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे कि नेल्स को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, हेयर्स को मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे फादर जैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनको हम बोल देते हैं क्या? ट्रेड्स। समझ गए। अगली चीज वेरिएशन की डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं बेटा क्या होती है। तो द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ एन स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। अब देखो मैं अपने मम्मी पापा से बनी हूँ, फादर मदर के गैमेट फ्यूज हुए फिर मैं बनी, लेकिन क्या मैं एग्जैक्टली सेम हूँ उनके जैसे? नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं हूँ। मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए, मेरी खुद की प्रॉपर्टीज आई, इसी चीज को हम बोल देते हैं वेरिएशन। क्या आपको ये पूरी स्लाइड क्लियर हो चुकी है? हमने क्या क्या पढ़ा? जेनेटिक्स, हेरिडिटी, ट्रेड्स एंड वेरिएशंस, ठीक है। कॉपी में लिखते जाना और याद भी करते जाना साथ साथ में, ठीक है। अब समझो बेटा अब है इनहेरिटेड ट्रेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड। समझते हैं भाई इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है। इनहेरिटेड ट्रेड जो डायरेक्टली, हम यहाँ पे दोबारा से वही एग्जांपल लेंगे कि मेरे फादर से मेरे अंदर जो प्रॉपर्टीज आई वो डायरेक्टली आ गई, तो यानी कि मैंने उनसे इनहेरिट की हैं, उनसे ली हैं ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये मदर है और इनकी आईज कैसी है? ब्लू। तो चाइल्ड की ऑफस्प्रिंग की आईज भी कैसी है? ब्लू। यानी कि डायरेक्टली मदर से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर गया है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड, यानी उसने इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट से। अब समझो इनहेरिटेड ट्रेड आर कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स।
किसके थ्रू जाएगा? जीन्स। पर मैम हमें नहीं पता जीन्स क्या होता है, तो भाई समझेंगे, अभी जीन्स भी समझेंगे क्या होता है, ठीक है। विच आर फाउंड इन डीएनए, जो किसमें मिलता है? डीएनए में। समझ में आई बात? हमने बोला क्या कि इनहेरिटेड ट्रेड डायरेक्टली वो कैरेक्टर्स है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल गए, किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। और आप सबने जरूर सुना होगा कभी ना कभी कि जीन्स क्या होते हैं, है ना, कि भाई मेरे अंदर ना गुड जीन्स हैं अपने पेरेंट्स के, या फिर नहीं, गलत एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने सुना होगा जीन्स के बारे में जरूर। These traits are present from birth and include things like eye color, hair color and height. बोल रखा है ये ना सिंस बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था जब से लेके अभी आप कितने भी बड़े हो, कितनी भी एज आपकी आपके पास है, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है वो चीजें, ठीक है। हो जाता है ना कि भाई ये बच्चा ना बहुत ज्यादा शरीफ है ना, बहुत शांत रहता है, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स भी शांत रहते हैं, उसने वो चीज इनहेरिट की अपने पेरेंट्स से। समझ रहे? अगली चीज, दे आर नॉट एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्सनल लाइफ टाइम। हमने अपनी लाइफ टाइम में जितने, मान लो आप जितनी भी एज के हो 14-15, तो आपने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर नहीं की है, आपने इनहेरिट की है, आपके पास सिंस बर्थ है ये चीज, उसको हमने इनहेरिटेड बोल दिया। इसमें क्या चीज आ गई? आई कलर, दिखते कैसे हो, बाल कैसे हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सॉरी। अब एक्वायर्ड ट्रेट, भाई देखो देखो आप फोटो देख के ही समझ गए हो किस चीज के बारे में बात होने वाली है, ये बिफोर या आफ्टर। तो भाई बिफोर बंदा बहुत ही पतला सा था, लेकिन एक बार उसका ऐसे हार्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद में सोचा कि अब तो बॉडी बनानी है, अब कुछ भी हो जाए बॉडी बनानी है। 3-4 महीने बाद में वो ऐसा दिखने लग गया, ठीक है। तो ये चीज ऐसी नहीं होती कि अगर पेरेंट्स बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने बॉडी बना रखी थी, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगी, जब वो पैदा होगा छोटा सा बच्चा, तो उसकी ना ऐसे डोले शोले होंगे, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये एक्वायर है, आप लाइफ टाइम में इसको एक्वायर करते हो। तो एक्वायर्ड ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक दैट डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, जो हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया ड्यू टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कहाँ पर आप रहते हो, या फिर आपने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की है ना, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस करते हो, कुछ बैड एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से फिर आप चीजें समझना स्टार्ट करते हो। इंक्लूड एग्जाम्पल में क्या आएगा? फिजिकल ट्रेट, ठीक है, यानी कि स्कार्स एंड मसल्स डेवलपमेंट, यानी कि देखो आपने ना मान लो बहुत ज्यादा आप ना फिट रहते हो, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करते हो, आप हेल्दी डाइट लेते हो, तो उस हिसाब से आप हो जाओगे। या फिर आप बस पड़े रहते हो और बस खाते रहते हो, तो आप उस हिसाब से हो जाओगे, आपने अपनी लाइफ टाइम में वो चीज एक्वायर की है। समझ गए बात? एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए, जैसा मैंने कहा था एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल, एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। अब समझो अगली चीज, डीएनए क्या होता है? बेटा डीएनए का नाम सुनते ही हमारे मन में आ जाती है फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आ जाती है ना, और हमें पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली समझते हैं कहाँ पे होता है। पता एक बार क्या हुआ था, मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम डीएनए होता कहाँ पे है? ये मतलब यही नहीं पता कि डीएनए कहाँ होता है, इसलिए एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। हम कैसे मान लें कि आपको आता है, हम तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे ना आपको। अब समझो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो होता कहाँ पर है, तो भाई ये होता है आपका सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। तो देखो बेटा ये है आपका सेल, ठीक है, जो पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर से न्यूक्लियस को पहले आपने जूम कर दिया, तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम बना कैसे होता है? जब पूरा ऐसे डीएनए बाइंड हो जाता है। समझ के बाद? अब समझो डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डबल स्टैंडर्ड मतलब ऐसा, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड नंबर 1, स्ट्रैंड नंबर 2। समझ में आ गई बात? तो 2 स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है। कहां पर होता है बेटा? न्यूक्लियस में होता है। कहां पर होता है? न्यूक्लियस। कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। सारे के सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंफॉर्मेशन होती हैं किसके अंदर? डीएनए के अंदर। आप कैसे दिखोगे, ठीक है, और सारी चीजें डीएनए के अंदर होती हैं। पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हाँ बिल्कुल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे अंदर आ गया, ठीक है। हमारे जो दादा थे, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनसे हमारे पेरेंट्स में आया, पेरेंट्स से हम में आया, इस तरीके से चीजें पास ऑन होती रहती हैं। अगली चीज समझते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। भाई आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम ऐसा होता है, क्रोमोसोम ऐसा भी होता है ना। समझते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है। अ पार्ट ऑफ सेल, सेल का ही पार्ट है, इन लिविंग थिंग दैट डिसाइड द सेक्स, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, कैरेक्टर्स कैसा दिखता होगा, शेप कैसा होगा, एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कौन बताता है? क्रोमोसोम।
दैट अ पर्सन, एनिमल और अ प्लांट विल हैव, यानी कि किसी भी पर्सन में, किसी भी प्लांट में या फिर किसी भी एनिमल में क्या क्या के कैरेक्टर्स होंगे, कैसा उसका साइज होगा, कैसा उसका कलर होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर है। समझ के बाद अगली चीज, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कितना बड़ा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है बेटा, 2.2, सोच रहे हो इतना बड़ा, लेकिन हर सेल के अंदर, हाँ क्योंकि बहुत पतला होता है, बिल्कुल धागे जैसे, धागे से तो बहुत ज्यादा पतला, थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है। डीएनए टाइटली कॉइल्ड अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, भाई आपके वैसे तो सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन एमटीजी एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक, ठीक है, आप ले सकते हो, और उसमें ना हिस्टोन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू हैं। अभी जब हम आगे और जो लेक्चर आएगा हमारा जो भी आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझो, तो बोल रखा है हिस्टोन के अराउंड इस तरीके से बाइंड होते हैं, देखते हैं कैसे। ये सेल है बेटा, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब समझो ये क्रोमोसोम जो है बने कैसे एक्चुअल में, तो देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसे घूम गया, ठीक है। देखो समझते हैं कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो बेटा कि ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये आपका डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये ना इस तरीके से बाइंड कर रहा है, इस तरीके से बाइंड कर रहा है, फिर दो बार यहाँ पे घूमेगा ये इस तरीके से, थोड़ी सी छोटी पड़ गई है डेटा केबल, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पे दूसरी हिस्टोन लगी होगी उस पे ऐसे घूमेगा, तो इस तरीके से पूरा ऐसे है। समझ पा रहे हो आप, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर रहा है, ऐसे बनते बनते क्या बन जा रहा है, पूरा एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज समझो, जीन्स क्या होते हैं। देखो हमने ना बहुत बार सुना है जीन्स जीन्स जीन्स, लेकिन होती क्या है जीन्स, ये जो हम पहनते हैं, नहीं, जीन्स का सिंपल मतलब है ये क्या है, हेरिडिटी की पहली बात तो बेसिक यूनिट है, यानी कि जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही है और क्या लेके आ रही है, प्रॉपर्टीज को लेके आ रही है, और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, अभी हमने डीएनए बनाया था, ये डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा क्या होता है, जीन। समझ में आई बात, डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा जीन होता है, दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, हमें पता चल चुका है। अब समझो ये वाली चीज बहुत ध्यान से देखना, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेयर कलर, नेक्स्ट रेड वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड टाइप, यानी ब्लड कैसा होगा, ए बी या फिर ओ, ठीक है। फिर आई कलर, और ग्रोथ कितनी होनी होगी, हाइट कितनी रहेगी, है ना, ड्वार्फ होगा या फिर टॉल होगा, वो सारी चीजें, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं, जो कि डीएनए का ही एक टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट होता है। अगली चीज समझते हैं बेटा, एलील। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इसी में होती है कि एलील क्या है ना, एलील सुन के लगता है ना एलील क्या होता है, देखो समझते हैं, पहले समझ लेते हैं एलील होता क्या है, उसके बाद में हम पढ़ लेंगे जो भी चीजें लिखी हुई है। जैसे मान लो सॉरी, मैंने कहा हाइट के बारे में, तो बेटा जो हाइट है वो एक कैरेक्टर है, आज थोड़ी अच्छी राइटिंग आ रही है, ठीक है। हाइट क्या है, कैरेक्टर। अब हाइट जो है वो टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है, टॉल, ठीक है। तो हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट कितने टाइप की हो सकती है, वो एलील है, क्या है बेटा, वो एलील्स। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं हेयर कलर, क्या बोलूं, हेयर कलर, तो बेटा हेयर कलर जो है आपका कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ठीक है, वाइट हो सकता है, वाइट मतलब लाइक वाइट नहीं, थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज में जैसे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एलील्स हो जाएंगे। समझ के बाद आप पढ़ते हैं क्या लिखा है, वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन की जो कुछ पॉसिबल फॉर्म्स होंगी दैट आर फाउंड एट द सेम प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे सेम जगह पे पाई जाती है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस जगह पे सिर्फ हाइट का कैरेक्टर होगा, और वही जो हाइट है उसमें टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो वन और मोर पॉसिबल फॉर्म्स, उसके जितनी पॉसिबल फॉर्म्स होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, एलील। जैसे कि आई कलर, ठीक है, तो बोल रखा है क्या हो सकता है, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन हो सकता है। हेयर कलर, हाँ यार यहाँ लिखा तो है, देखो हेयर कलर में ब्लॉन्ड, ठीक है। पी प्लांट की हाइट में हो सकता है टॉल और ड्वार्फ, क्या आप समझ चुके हो इतनी बातें, ठीक है।
नोट करते रहना साथ साथ में, समझ में आता रहेगा। अब समझो अगली चीज भाई, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि क्या होता है डोमिनेंट, क्या होता है रिसेसिव। समझो, डोमिनेंट का मतलब है जैसे मान लो दो कैरेक्टर्स एक साथ में प्रेजेंट है, क्योंकि एक मदर से आया एक फादर से आया, दोनों साथ में है, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा? जो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव। एक्सप्रेस करना मतलब समझते हैं, देखो बोला अ डोमिनेंट एलील इज अ वर्जन ऑफ जीन, पहली बात तो जीन एक वर्जन है जो खुद को एक्सप्रेस करता है, दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट, खुद को करता है एक्सप्रेस। अब देखो कैसे, ये दिख रहा है आपको, ये है टॉलेस्ट और ये है शॉर्टेस्ट, सबसे लंबा इंसान सबसे छोटा। भाई ये इतना लंबा है कि इसके सामने ये दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अगर मान लो मैं एक बिल्कुल छोटे से बच्चे के आगे ऐसे करके खड़ी हो जाऊं तो वो दिखेगा ही मेरे पीछे है, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, डोमिनेंस शो कर रही हूँ। मैं अपनी प्रेजेंस में उसकी प्रेजेंस को शो होने ही नहीं दे रही, ठीक है, तो मैं खुद को कर रही हूँ एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो जब दो में से कोई एक खुद को एक्सप्रेस करे तो वो डोमिनेंट, दूसरा वाला जो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए वो रिसेसिव। अब समझो, जो डोमिनेंट होगा उसको आप लिखोगे कैपिटल लेटर में, और जो रिसेसिव होगा उसको आप लिखोगे स्मॉल लेटर में। देखो भाई, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, समझते हैं यहीं पे समझ लेते हैं, अभी आगे दोबारा समझ लेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला टॉल, बेटा टॉल एक कैरेक्टर है, टॉल की दो एलील होंगी, एक होगी क्या बेटा क्या लिख दिया ये, हाइट की दो एलील होंगी, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। अब समझो, टॉल जो है वो डोमिनेंट है, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल टी। ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। डाउट आया, ड्वार्फ को डी क्यों नहीं लिख रहे, टॉल को टी लिख रहे हो, ड्वार्फ को डी क्यों नहीं लिख रहे हो? बेटा क्योंकि अल्फाबेट्स में से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इतने सारे वर्ड्स होंगे तो समझ नहीं आएगा फिर कि कौन से वाले का डी है कौन से वाले का टी है। तो हम क्या करते हैं, जो डोमिनेंट होता है उसका फर्स्ट वाला लेटर लिख देते हैं कैपिटल, रिसेसिव वाले को उसी का स्मॉल लेटर लिख देते हैं। समझ गए, हमेशा ऐसा ही होता है, ये चीज चेंज नहीं करनी, अपने रूल्स नहीं बनाने आपको, ठीक है। तो ये कैपिटल टी हो जाएगा और ये स्मॉल टी हो जाएगा, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, यानी कि ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इसकी प्रेजेंस की वजह से। समझो ये चीज, रिसेसिव एलील, भाई देख रहे हो इतना बड़ा हाथ है भाई इसका तो इतना छोटा सा है, इसके एक अंगूठे के बराबर, देख रहे हो इतना छोटा सा। तो भाई ये रिसेसिव और ये डोमिनेंट, सिर्फ समझने के लिए, समझ के बाद अब समझो आगे। तो रिसेसिव एलील इज द वीकर वन फॉर्म ऑफ टू एलील, दो जो फॉर्म होंगी एलील होंगी जो, उनमें से जो वीकर वाली होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। और ये स्मॉल लेटर से डिनोट होती है, खुद को एक्सप्रेस करती है होमोजाइगस कंडीशंस में। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझेंगे, समझ लेते हैं। देखो अगर लिखा है कैपिटल टी, अगर लिखा है बेटा कैपिटल टी, तो ये टॉल है और ये कैसा है, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब जिसमें दोनों ही कैपिटल हो या फिर जिसमें दोनों ही स्मॉल हो, तो ये भी क्या है बेटा, होमोजाइगस। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या है बेटा, हेटेरोजाइगस। हेटेरो क्यों, क्योंकि एक कैपिटल है और दूसरा वाला स्मॉल है, तो हो गए वो हेटेरोजाइगस। सॉरी, समझते हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। जैसे कि मैंने आपको बताया होमोजाइगस में कैपिटल वाले कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और हेटेरो वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब समझो होमोजाइगस क्या होता है। अ सेल इज सेड टू बी होमोजाइगस, एक सेल को हम होमोजाइगस बोलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर जीन के लिए, व्हेन आइडेंटिकल एलील ऑफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम। बोल रखा है जब आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। देखो जैसे कि यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल बी है, तो ये कैपिटल बी क्या हो गया, होमोजाइगस। ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस। लेकिन अगर एक डोमिनेंट वाला हो और एक रिसेसिव वाला हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। समझ गए, तो दोनों
डोमिनेंट या फिर दोनों रिसेसिव होमोजाइगस, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो हेटेरोजाइगस। समझ गए बेटा? समझो आगे। अब समझते हैं बेटा हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। अगर आपने रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा पहले से, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। बेटा लेक्चर मत छोड़ा करो प्लीज, देख लिया करो, काम आएंगे आपके, आप ही के लिए बना रहे हैं हम लोग, है ना। देखो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड हम समझना स्टार्ट करेंगे डिप्लॉइड से, क्योंकि डाई मतलब होता है दो और प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे होते हैं बेटा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे कितने होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम एंड 23 इंटू 2 क्रोमोसोम। समझ गए? तो हैप्लॉइड का मतलब ये होता है, डिप्लॉइड का मतलब ये होता है। अब समझो, हैप्लॉइड डिस्क्राइब अ सेल दैट कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, सिर्फ n हो, और डिप्लॉइड जिसमें डबल सेट हो, यानी कि 2n हो। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, आगे बढ़ जाते हैं। अब समझेंगे जीनोटाइप क्या होता है एंड फिनोटाइप क्या होता है। समझो भाई, जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप सुन के कुछ जीन वाली फीलिंग आ रही है कि जीन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और फिनोटाइप सुन के फिजिकल कैरेक्टर से फीलिंग आ रही है। अब समझो, फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली दिख जाएं। मैंने बोला कि बंदा टॉल है और दूसरा वाला बंदा ड्वार्फ है, मैंने देख के बता दिया, देख के, ठीक है, तो ये फिनोटाइप हो गया। लेकिन क्या मैं टॉल वाले बंदे को देख के बता सकती हूँ कि कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सो तो नहीं गए, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने बोला क्या मैं किसी को देख के, नॉर्मली ऐसे मैं किसी से मिली और मैंने उसको देख के बोला ओ कैपिटल टी पॉसिबल है? नहीं, मैंने जीन तो देखा ही नहीं ना उसका, तो मैंने देख के फिजिकली बता दिया फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप बताना पॉसिबल नहीं है ऐसे, क्योंकि वो जीन्स के अंदर होता है, यानी कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, और दोनों के दोनों ही टॉल होते हैं। समझ गए बात? तो समझो यहाँ पर ध्यान से, द जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आप देख कर नहीं पता लगा सकते। आप किसी से मिले और आपने उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाल दी, वाह, नहीं पॉसिबल, ठीक है। समझो फिनोटाइप, द फिनोटाइप इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो फिजिकल कैरेक्टर से। समझ में आ गई बात? जैसे कि अब देखो, कैपिटल बी है या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी है या फिर स्मॉल बी, वो पता लगा नहीं सकते। देखिए सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स। और पर्पल है, व्हाइट है, ये आप देख के पता लगा लोगे तो उसको हम बोल देंगे क्या, फिनोटाइप। अब बेटा समझो, बाद में करेंगे, एक चीज समझते हैं। सॉरी, खांसी हो गई बेटा बहुत ज्यादा। मैं जो आपको समझा रही थी अभी जीनोटाइप फिनोटाइप, वही समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं ना टॉल में और ड्वार्फ में वो करा रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा कैपिटल टी, क्या हो गया बेटा, बेटा ये बंद हो गया, पता नहीं कैसे। क्लोज। देखो वैसे हमारे टॉपिक्स तो कवर हो चुके हैं, बस ये चल नहीं रहा लास्ट में। मैं एक बार वैसे समझा देती हूँ, जो मैं समझा रही थी। मैं ही बोल रही थी कि टॉल क्या होता है एंड ड्वार्फ क्या, और सॉरी जीनोटाइप और फिनोटाइप समझा रही थी। तो मैंने बोल दिया कि कोई टॉल है, ठीक है। अब कैपिटल टी भी क्या होता है, टॉल। आप लिख लेना कॉपी में, यहाँ लिख नहीं सकती, चल नहीं रहा बेटा ये, ठीक है। सुनो, तो कैपिटल टी दोनों क्या होते हैं बेटा, दोनों के दोनों ही होते हैं टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होता है, टॉल। लेकिन आप देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। बाकी भाई हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे, तो यहाँ तो चल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको जस्ट क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन थे क्या, ठीक है। तो वो आप क्या करना है, एक बार देख लेना, फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज वेरिएशन। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशंस क्या होती हैं।
लिस्ट टू मेन रीजन दैट मे लीड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। जो क्या बताएं कि क्या क्या चीजें चेंज होती हैं पॉपुलेशन में वेरिएशन की वजह से। ठीक है, तो वेरिएशन जो है वो डिग्री ऑफ डिफरेंस है कि कितना चेंज आ रहा है प्रोजेनी के अंदर। अगली चीज, अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने पढ़ लिया। ठीक है, कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन में हमने पढ़ लिया। एक्सप्लेन हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ स्पीसीज इज एंश्योर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से ये वाले क्वेश्चन लेके आऊंगी, वहीं से मैं स्टार्ट करेंगे। अगली चीज, व्हाट इज हेरिडिटी, आप कर लोगे, आपने साथ साथ में नोट कर लिया। एंड हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर? तो कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बीच लास्ट में बस थोड़ा सा वो हो गया, बाकी तो एकदम बढ़िया लेक्चर था, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। ठीक है, और बस पढ़ते रहो। अभी दिसंबर आ चुके हो, दिसंबर में भी ना 8 दिसंबर आ चुका है, तो अभी तो पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब मन करे जब पढ़ो। ठीक है, कॉपी उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। जैसा मैंने बताया था, सुबह उठते ही आपके मन में होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए कि आज क्या पढ़ना है। तकिया के नीचे रख के सो जाओ उसको, सुबह उठाओ सीधा, फोन नहीं उठाना, फोन तो छूना ही नहीं है बेटा उठते ही। ठीक है, आप ना सुबह उठने वाले टाइम पे अगर फोन चलाना शुरू कर दोगे तो खराब हो जाएंगी भाई चीजें, समझे? तो सुबह उठो, निकालो सबसे पहले कॉपी डायरी जो भी आपके पास में, देखो क्या क्या टारगेट्स बनाए थे और उनको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, बाकी बेटा अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो। एंड जय हिंद, जय भारत।